नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आप सबका इस हिंदी पर चैनल पे। साथियों, हम आशा करते हैं आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से करने में लगे होंगे और यहाँ पे कुछ नए प्रश्नों के साथ हम उपस्थित हैं और आप लोग यहाँ से अपनी हिंदी की तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। और देखिए यहाँ के प्रश्नों को आप लोग कि किस प्रकार के मतलब बिल्कुल आने वाले ही प्रश्न हैं एग्ज़ाम में। पंच पांडव चरित रास के रचयिता हैं, तो यहाँ पे आपको आंसर करना है कि कौन है यहाँ पे। तो पंच पांडव चरित के रास के रचयिता यहाँ पे शालिभद्र सूरी हैं, आसगु हैं, नरपतनाल हैं या फिर दलपत विजय हैं। तो आपका आंसर इसमें ए हो जाता है। क्या ए हो जाएगा इसमें? शालिभद्र सूरी आपका आंसर यहाँ पे होता है बिल्कुल ही सही। आगे यहाँ पे है 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है जय मयंक जस चंदिका उक्त व्यक्ति प्रकरण राउर बेल डोला मारू रा दूहा। तो 11वीं शताब्दी की रचित लोक भाषा काव्य कौन सा है इसमें? तो 11वीं शताब्दी की बात होती है तो यहाँ पे आपका आंसर डी हो जाएगा, ढोला मारू रा दूहा। तो ये ढोला मारू रा दूहा 11वीं शताब्दी में रचित एक लोक भाषा काव्य है। दूहा घृणा पुराण अछई पंक्ति किसकी प्राचीनता की ओर संकेत करती है? तो मूलतः दोहों में रचित इस लोक काव्य को 17वीं शताब्दी में कुशल राय वाचक ने कुछ चौपाइयाँ जोड़कर विस्तार दिया। तो यहाँ पे किसने? आपका यहाँ पे कुशल राय जो वाचक हैं उन्होंने कुछ चौपाइयाँ इसमें जोड़ दी और इसका क्या कर दिया? विस्तार कर दिया, इसको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा दिया। आगे यहाँ पे है कि अपभ्रंश का सबसे पहले उल्लेख किसने किया? अपभ्रंश का उल्लेख करने वाले इसमें लोग कौन हैं? सबसे पहले यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रथम कौन है, तो यहाँ पे आपको आंसर करना होगा पाणिन है, नागार्जुन है, पतंजलि है या फिर सरहपा है। तो अपभ्रंश शब्द का सबसे पहला उल्लेख जो मिलता है वो किसमें मिलता है? तो पतंजलि हो जाएंगे यहाँ पे आपका आंसर। अपभ्रंश का सबसे पहले उल्लेख महाभाष्यकार पतंजलि ने किया, जिससे पता चलता है कि संस्कृत या साधु शब्द को लोक प्रचलित विविध रूप अपभ्रंश कहलाते थे। तो सबसे पहले जो महाभाष्यकार पतंजलि थे उन्हीं के जो है शब्दों में यहाँ पे अपभ्रंश देखने को मिलता है। आगे यहाँ पे है कि अवहट्ट भाषा से तात्पर्य है। अवहट्ट भाषा जो है इसका तात्पर्य किससे है? ग्रामीण अपभ्रंश से है, परिनिष्ठित अपभ्रंश से है, ग्रामीण प्रकृति से है, परिनिष्ठित प्रकृति से है। तो यहाँ पे किससे जुड़ा है ये आपको आंसर करना है। यहाँ पे ग्रामीण अपभ्रंश से हो जाता है। किससे? ए हो जाएगा इसमें, ग्रामीण अपभ्रंश से। अवहट्ट शब्द का विकृत रूप है, इसे अपभ्रंश का अपभ्रंश या परावर्तित अपभ्रंश कह सकते हैं। अवहट्ट अपभ्रंश एक आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की संक्रमणकालीन यहाँ पे संक्रांतकालीन भाषा है। इसका कालखंड 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक यहाँ पे निर्धारित किया गया है। अवहट्ट को अपभ्रंश और पुरानी हिंदी ग्रामीण अपभ्रंश के बीच की कड़ी माना जाता है। अवहट्ट भाषा के प्रमुख रचनाकार यहाँ पे अब्दुल रहमान या फिर यहाँ पे इनका नाम अब्दुल रहमान भी कहा जाता है, संदेश रासक और यहाँ पे दामोदर पंडित। उक्त व्यक्ति प्रकरण ज्योतिषर ठाकुर की रचना देखी जाए तो यहाँ पे वर्ण रत्नाकर हो जाएगी और विद्यापति की यहाँ पे बात की जाती है तो कीर्तिलता इनकी रचना हो जाएगी। तो यहाँ पे जो कालखंड निर्धारित किया गया है क्या है? तो ये 900 ईस्वी से लेकर के 1100 ईस्वी तक इसका जो अवहट्ट की जो भाषा है वो संक्रमणकालीन और यहाँ पे संक्रांतकालीन भाषा जिसे कहा गया है ये अवहट्ट हो जाती है। इसी को यहाँ पे अपभ्रंश भी कहा जाता है, पुरानी हिंदी या फिर ग्रामीण अपभ्रंश। ये यही जो है भाषा है जो अवहट्ट है उसी को अपभ्रंश भी कहा जाता है, मतलब उसी का विकृत रूप यहाँ पे हो जाता है। अवहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? तो शिक्षा है, शिक्षा है, शिक्षा है या फिर शिक्षा। तो यहाँ पे शिक्षा हो जाता है। क्या हो जाएगा? शिक्षा। सी आंसर आपका यहाँ पे होता है सही कि ये अवहट्ट में शिक्षा कैसे यहाँ पे इसका रूप क्या हो जाता है। अपभ्रंश के परावर्तित रूप को अवहट्ट नाम दिया गया है। अवहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए शिक्षा रूप देखने को मिलता है। तो इस प्रकार के भी प्रश्न आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूछा जा रहा है। यहाँ पे ये जो शब्द है ऐसे भी प्रश्न यहाँ पे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से आप अपनी तैयारी करते हुए इस तरह के प्रश्नों को देखते रहिए कि प्रश्न किस प्रकार से पूछ रहा है।
यहाँ पे राहुल संकृत्यायन के अनुसार यहाँ पे चार्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध कौन हैं? तो यहाँ पे सरहपा हैं, कर्णहपा हैं, डोंडिपा हैं, कमरिपा हैं, कौन है यहाँ पे? तो आपका आंसर हो जाएगा सरहपा। सरहपा को ही यहाँ पे राहुल संकृत्यायन ने प्रथम कवि मानते हैं। कौन मानते हैं? तो राहुल संकृत्यायन ने। किसको मानते हैं? सरहपा को। राहुल संकृत्यायन के साथ चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध सरहपा हैं। सरहपा को हिंदी का पहला कवि माना जाता है। राहुल संकृत्यायन ने सरहपा का समय 769 ईस्वी स्थिर किया है, जबकि बाबू गुलाब राय तथा डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य ने इनका समर्थन किया है। अधिकांश विद्वानों को यही समय मान्य है, जबकि बच्चन सिंह ने लिखा है कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है। किसने लिखा है? तो यहाँ पे बच्चन सिंह की बात की जा रही है कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा की भाषा में देखने को मिलती है। सरहपा का अगर समय काल पूछा जाए तो 769 ईस्वी बताना है, और प्रथम कवि इनको कौन मानते हैं? तो राहुल संकृत्यायन बताना है। उनकी रचना कौन सी है? तो यहाँ पे दोहा कोश चर्या गीत हो जाएगा। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्ध परंपरा की योगिनियों का नाम बल यहाँ पे नहीं है, बल्कि योगी का है? तो ये आपको बताना है। तो पुतलिपा है, मणिभद्रपा है, यहाँ पर ककलपा है, या फिर लक्ष्मी करा है? तो कौन नहीं है इसमें, ये आपको आंसर करना है। तो इस प्रकार से 4 जो योगिनियाँ हैं उनका नाम आपको रटना है, ताकि यहाँ पे इस प्रकार के प्रश्न आए तो आपका गलत ना हो। और ये पिछली बार के एग्ज़ाम में ये आया है, टीजीटी में पूछा गया था सन 2021 में। तो यहाँ पे आपका ए आंसर हो जाता है बिल्कुल ही सही। पुतलिपा जो हैं ये योगी के अंतर्गत हैं, ये योगिनी नहीं हैं। सिद्ध साहित्य कालीन हिंदी साहित्य की एक प्रमुख काव्यधारा है। सिद्धों की कुल संख्या 84 मानी जाती है, जबकि इसमें नाम जो है मणिभद्रपा है, लक्ष्मीकरा है तथा ककलपा योगिनी थी। इन तीनों के अतिरिक्त यहाँ पे मेखलपा भी सिद्धि। तो इसमें 4 सिद्ध जो होते हैं, 84 सिद्धों में यहाँ पे 4 महिलाएं जो हैं वो यहाँ पे गिनी जाती हैं। पुतलिपा भी सिद्ध कवि थे जो कि शूद्र वर्ण के माने जाते हैं। तो यहाँ पे जो सिद्धों की संख्या है वो 84 हो जाती है, और उनमें से 4 महिलाओं की संख्या हो जाती है, जिसमें मणिभद्रपा हैं, लक्ष्मीकरा हैं, ककलपा हैं और मेखलपा। तो इनका नाम चारों का याद रखना है। अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन हैं? तो कबीरदास हैं, सूरदास हैं, सरहपा हैं, या फिर विद्यापति हैं? तो यहाँ पे सरहपा को प्रथम कवि माना जाता है। अधिकांश कवियों के द्वारा सरहपा को प्रथम कवि के रूप में स्वीकार किया गया है। और राहुल संकृत्यायन ने इनको अगर देखा जाए तो राहुल संकृत्यायन के अनुसार 7वीं शताब्दी ईस्वी के सरहपा को यहाँ पे हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। उनका मूल नाम देखा जाए तो राहुल भद्र था, और उन्होंने उनके सरहपा, सरोजबज, पद्म तथा पदबज नाम भी मिलते हैं। ये बौद्ध धर्म के वज्रयान और सहजयान के प्रवर्तक तथा 84 सिद्धों में से एक थे। उनकी कविता में अपभ्रंश का साहित्यिक रूप छूट गया है, और बोलचाल की भाषा जो आरंभिक हिंदी है प्रयुक्त हुई है। सरहपाद की रचनाओं का संपादन राहुल संकृत्यायन ने दोहा कोश नाम से किया है। किससे किया है? तो राहुल संकृत्यायन ने एक रचना है यहाँ पे दोहा कोश नाम से जो किया है, उसमें देखने को मिलती है। सरहपाद की रचनाओं का यहाँ पे संग्रह किया गया है। किसके द्वारा? राहुल संकृत्यायन के द्वारा। आगे यहाँ पे प्रश्न है, अन्य कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है कि डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने सालभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। जहाँ पे राहुल संकृत्यायन ने यहाँ पे सरहपा को माना है, वहीं पे गणपत चंद्र गुप्त ने सालभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है, जबकि राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि यहाँ पे स्वीकार किया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। हिंदी के इतिहासकार के मतानुसार सालभद्र सूरी ने हिंदी के प्रथम कवि हैं। तो अब सालभद्र सूरी के अनुसार, मतलब सालभद्र सूरी जो हैं वो किसके अनुसार हैं? तो यहाँ पे आपका आंसर होता है क्या? यहाँ पे हो जाएगा गणपत चंद्र गुप्त। गणपत चंद्र गुप्त यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है, ए यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं कि सिद्धों के प्रथम कवि कौन हैं। तो सिद्धों का जो प्रथम कवि यहाँ पे स्वीकार किया गया है वो कर्णहपा है, सरहपा है, गुंडरिपा या शेरपा। तो यहाँ पे सरहपा को माना गया है। सिद्धों का प्रथम कवि यहाँ पे स्वीकार किया गया है। और देखा जाए तो हिंदी में प्रथम कवि के रूप में यहाँ पे कुछ कवि जो ये कवि प्रथम कवि के रूप में राहुल संकृत्यायन ने सरहपा को माना है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन्हीं को स्वीकार करते हैं प्रथम कवि के रूप में। ज़्यादातर लोग
सिद्धों में सबसे पुराने कवि कौन थे? तो सरहपा जो हैं ये सिद्धों के सबसे पुराने कवि के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि जो प्रथम कवि स्वीकार करते हैं ये पंडित यहाँ पे राहुल संकृत्यायन जी हैं, जो यहाँ पे मानते हैं कि सरहपाद जो हिंदी के प्रथम कवि के रूप में हैं। हिंदी यहाँ पे राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? तो किसे स्वीकार किया है ये आपको यहाँ पे रट गया होगा। तो मूल यहाँ पे पुष्पदंत को तो स्वीकार नहीं किया है, हेमचंद को भी नहीं है, विद्यापति को नहीं, तो यहाँ पे सरहपा आपका आंसर होता है। तो सरहपा को राहुल संकृत्यायन ने प्रथम कवि के रूप में जाना है। और इस तरह से सभी जो ज़्यादातर लोग हैं ये प्रथम कवि के रूप में इन्हीं को पाते हैं। राहुल संकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो यहाँ पे भी आपका आंसर हो जाएगा क्या? सरहपा को माना है। आप देख सकते हैं ये प्रश्न है कितनी बार एग्जाम में आ चुका है और यहाँ पे इसी प्रकार के प्रश्न आप देख पाएंगे। तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार रखें। हिंदी का प्रथम कवि कौन है? सरहपा है, सबरपा है, देवसेन है या फिर कबीर हैं? हिंदी का प्रथम कवि की बात होती है तो यहाँ पे आपको आँख मूंद करके क्या लगाना है? सरहपा हो जाएगा आपका आंसर। हिंदी का प्रथम कवि इन्हीं को स्वीकार किया गया है। किसको? सरहपा को। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। किसने माना है? तो यहाँ पे स्वयंभू को जब बात की गई है तो यहाँ पे आपका नाम आएगा किसका? राम कुमार वर्मा जी का। तो राम कुमार वर्मा ने क्या स्वीकार किया है कि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। आगे का प्रश्न यहाँ पे है कि सहजयान के प्रवर्तक कौन है? तो यहाँ पे सरहपा है, सबरपा है, यहाँ पे लाइपा है या फिर कढ़पा है। तो सरहपा सहजयान के भी प्रवर्तक के रूप में ये जाने जाते हैं। कौन? तो सरहपा को जाना जाता है। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा कौन से सिद्ध ने आरंभ हुई? नारोपा से, लुइपा से, सरहपा या फिर सबरीपा से। तो यहाँ पे जो 84 सिद्धों की परंपरा शुरू होती है, आरंभ मानी जाती है, शुरू होती है कहाँ से? तो ये सरहपा से शुरू हो जाती है। और ये प्रथम कवि के रूप में, सिद्धों के भी प्रथम कवि के रूप में जाने जाते हैं और वैसे भी हिंदी जगत के भी प्रथम कवि के रूप में इनको लोगों ने स्वीकार किया है। सिद्धों की ब्रजियान शाखा में 84 सिद्धों की परंपरा का आरंभ हुआ और राहुल संकृत्यायन के अनुसार तिब्बती सिद्धों की परंपरा सरहपा से ही प्रारंभ हुई तथा नरोपा से पूरी हुई। तो पूरी अगर बात पूछी जाती है कि पूरी किससे होती है, 84 सिद्धों में सबसे अंतिम कवि के रूप में कौन जाना जाता है? तो यहाँ पे नरोपा इनका नाम आ जाता है। और प्रथम कवि के रूप में बताएं तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? सरहपा हो जाएगा। अब यहाँ पे जो यहाँ पे सिद्ध हैं इनकी भाषा कैसी है और इनका विकृत रूप, उद्भव, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताया गया है थोड़ा सा यहाँ पे। तो भाषा इनकी क्या है? ये इनकी भाषा जो है सांध्या भाषा के रूप में है और ये रचनाएं दोहा कोश, चर्यापद ऐसे ये लिखते थे। बौद्ध धर्म के विकृत रूप से इनका उद्भव होता है और श्री पर्वत इनका प्रधान केंद्र है। अगर पूछा जाता है कि सिद्धों के प्रधान केंद्र क्या है तो इनका श्री जो पर्वत है इनका प्रधान केंद्र माना जाता है। और सिद्धांत चर्चा के ग्रंथ, तो इनके ग्रंथ जो हैं वो यहाँ पे अभी देखेंगे। यहाँ पे साधन समुच्चय, आदि कर्म प्रदीप, मंजू मूल कल्प, तो ये इनका जो है चर्चा का ग्रंथ है। और सिद्ध साहित्य से जुड़े विद्वान बेडल हर प्रसाद शास्त्री, राहुल संकृत्यायन, मोहम्मद शाहिदुल्ला, तो ये सब किससे जुड़े हैं? ये सिद्ध से जुड़े हुए हैं और उनके बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया है। आगे देखेंगे पुण्य या पुष्प को हिंदी का प्रथम कवि किसने स्वीकार किया है? तो सबसे पहले इनको किसने माना है? आपका आंसर हो जाएगा शिव सिंह सेंगर। कौन है? शिव हैं, शिव सिंह सेंगर। यहाँ पे आपको आंसर कर देना है, डी आंसर होता है यहाँ पे सही। तो प्रथम कवि, हिंदी का प्रथम कवि जो है स्वीकार किया है शिव सिंह सेंगर ने। किसे? तो यहाँ पे स्वीकार किया है किसे? पुष्प या पुण्य को इन्होंने स्वीकार किया है। आगे यहाँ पे प्रश्नों को अब देते हैं विराम और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक साथियों आप लोग अपनी तैयारी को करते रहिए और जो ये प्रश्न हैं वो आप ऐसे ही दोहराते रहिए और आपको जो प्रश्न नहीं याद हो रहे हैं वो आसानी से यहाँ पे याद हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। अपने इस चैनल को थोड़ा सा आप लोग मेरा सहयोग कीजिए और इसको थोड़ा सा आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ये चैनल थोड़ा विस्तारित मतलब बढ़ सके। धन्यवाद साथियों।